Jai Hind, welcome to the Trishul Defense Academy. A very good morning candidates. Myself Shailendra Tripathi, your physics faculty. आज आपके लिए लेके आया हूँ A4 एग्ज़ाम के लिए जो अप्रैल में होने वाला है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है साउंड एंड वेव्स। जैसे आप देख रहे हैं ध्वनि और तरंग, साउंड और वेव्स से 3 क्वेश्चंस एयरफोर्स में आते हैं मैक्सिमम, और वो 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम डिस्कस करने आज जा रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना साउंड और वेव्स। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कि वेव्स क्या होता है, वेव्स क्या है। तो हम पहले वेव्स की बात कर लेते हैं। वेव्स का मतलब है इट इज द form of disturbance from the mean position without actually change its position। क्या बोला गया है? तरंगे क्या होती हैं? वेव्स। इसका मतलब होता है किसी भी माध्यम में जो अंतर आता है उसके अंतिम या प्रारंभिक बिंदु से बिना उसके विस्थापन हुए, बिना उसकी स्थिति बदले हुए उसे हम तरंगे कहते हैं, वेव कहते हैं। जरा इसको हम अच्छे से समझें तो देखिए, ये आपका ग्राफ है, ठीक। ये आपका एक्स एक्सिस है जिसे आप एक्स अक्ष कहते हैं, ये वाई एक्सिस है, वाई अक्ष। ये रहा उसका मीन पोजीशन, है ना। अगर इस माध्यम में, इस मीडियम में, ये हम मान लें पार्टिकल्स, ये इसके कण हैं, पार्टिकल्स हैं। ठीक। और जब आपने इस माध्यम पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, बाहरी बल लगाया, तो ये पार्टिकल विस्थापन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक, अधिकतम विस्थापन। जैसे इस पार्टिकल ने मान लीजिए कि ये है यहाँ तक, इस पार्टिकल ने यहाँ तक, इसने यहाँ तक, इसने यहाँ तक, इस तरह ये विस्थापन होते हुए हर पार्टिकल्स करेगा, ठीक। ये और हर कण के, हर पार्टिकल के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम जब जोड़ते हैं ओरिजिन से, जब हम जोड़ते हैं उसके ओरिजिन से, तो क्या बनती है? वेव बनती है, तरंग। क्या बनती है? वेव। इसका मतलब वेव बनती कैसी है? जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी भी मीडियम में, तो उसके पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यानी अधिकतम विस्थापन करते हैं, और उन पार्टिकल को जब हम जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमको एक वेव तरंग फॉर्म करती हुई मिलती है। उसी को हम लोग वेव कहते हैं, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में कभी कोलाइड नहीं करते, टकराते नहीं है, कोलिजन कभी नहीं होता है, कभी नहीं टकराते। लेकिन उसके बाद भी एक पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, एक एक करके सब होते हैं। किस वजह से होते हैं? और ये वाला क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चन आता भी है एयरफोर्स में और आएगा भी कि किस फॉर्म में वाइब्रेट करते हैं, कंपन क्यों होता है हर कण में, हर पार्टिकल में। तो वो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है
एनर्जी और मोमेंटम। एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, ठीक, और दूसरा है मोमेंटम यानी संवेग। यानी हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को या हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्म में ही ट्रांसफर करता है और उनकी पोजीशन स्थिति भी बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी, और उसी को हम लोग वेव कहेंगे। ठीक, पहली बात, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो कंपन हुआ माध्यम में, ये जो डिस्टर्बेंस हुआ मीडियम में, ये किन किन की वजह से हो सकता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में एयरफोर्स में बहुत आता है। तो अगर हम एयरफोर्स में के हिसाब से देखें तो पहली चीज इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा। सबसे पहला है डेंसिटी, घनत्व। ठीक, दूसरी चीज क्या है? प्रेशर यानी दाब। तीसरी चीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। चौथी चीज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया जो कंपन डिस्टरबेंस होती है किसी भी तरंग वेव में, किनके वजह से होती है, तो ये हैं वो 5। घनत्व के वजह से होती है, दाब के वजह से होती है, विस्थापन के वजह से होती है, डिस्प्लेसमेंट के वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। इनके वजह से ही डिस्टरबेंस किसी भी माध्यम में हो सकती है, अन्यथा वो नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ठीक, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आना ही आना है, इससे आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन वो ना पूछे एग्जाम में। ठीक, 2 क्वेश्चंस की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। एग्जाम में एक चीज ये बहुत पूछता है कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। वेव्स आर हाउ मेनी टाइप्स। तो आप सब को ये पता है कि दे आर दी 2 टाइप्स। आप लोग लगा के ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव आ जाते हैं। ठीक, तरंगदैर्घ्य तरंगे और प्रस्थापना तरंगे लगा के आप आ जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक, एक्चुअली में सही तरीके से देखा जाए तो वेव के कितने प्रकार हैं? वेव्स आर 3 टाइप्स। तीन तरह के हैं। ठीक, पहला, ये तरंगे 3 प्रकार की हैं। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव का मतलब है यांत्रिकी तरंगे। ठीक, तो मैकेनिकल वेव में होता क्या है? ये वो वेव हैं जिसे मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, उन्हें हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। ये ऐसी तरंगे हैं जिसे माध्यम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, उसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। जब तक हमें कोई माध्यम नहीं मिलेगा, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, तब तक ये तरंगे उसमें ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। तो मैकेनिकल वेव क्या है? जिसे मीडियम की ज़रूरत है। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा, उदाहरण के लिए साउंड वेव, मीडियम की ज़रूरत हो। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेकंड है नॉन मैकेनिकल वेव।
नॉन मैकेनिकल वेव की बात करें तो ये वो वेव है जिसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए, नॉट रिक्वायर मीडियम, नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए, यानी इसे माध्यम की ज़रूरत नहीं है। जैसे अल्फा रे, गामा रे, ठीक, बीटा रे, यूवी रे, एक्स रे, एसेट्रा। तो जितनी भी ये किरणें होती हैं ये सारी कैसी होती हैं? नॉन मैकेनिकल वेव होती है। इसका मतलब, इसका उदाहरण हम बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये था दूसरा। थर्ड, तीसरा है मैटर वेव। मैटर वेव का मतलब है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं कि वो वेव ट्रेवल करे, तरंगें उस पर निर्भर करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, एटसेट्रा। ठीक, तो ये जो तीन वेव हमने अभी पढ़ी, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है आपका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्फा रेज, गामा रे, एक्स रे, ये किस पे है, ये किस वेव के किस प्रकार में आती हैं, किस टाइप्स में आती हैं? तो ये आती है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स में, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन इससे हमेशा आता है कि मैकेनिकल वेव्स क्या है, क्या उसे मीडियम की ज़रूरत है ट्रेवल करने के लिए? है, तो मीडियम क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैकेनिकल वेव कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक, तो मैकेनिकल वेव्स जो यहाँ बता दें कितने टाइप्स के होते हैं, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। ये होता है आपका पहला ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, और यही हमारा अगला टॉपिक है, यही हमारा अगला टॉपिक है। इसके बाद मैटर वेव आपसे पूछता है कि क्या है, तो मैटर का मतलब आप जानते हो, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड दी मैटर। जो जिसका कुछ मास हो, वॉल्यूम हो स्पेस में, उसी को हम मैटर कहते हैं। जिसका मास हो या वॉल्यूम हो, उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर वेव कहते हैं, पहली बात। ठीक, तो ये बहुत पूछता है एग्जाम में कि मैटर क्या होता है, और ऑप्शंस में आपको दे देता है कि वेट है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेग है, वेलोसिटी है, कि मास है, कि वॉल्यूम है, और आप समझ नहीं पाते हो कि मैटर है क्या, बताएं क्या। तो मैटर का मतलब क्या है? वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट जिसका मास हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, वॉल्यूम हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मैटर वेव कहलाती है। ठीक, याद रहेगा। चलिए, हमने बोला मैकेनिकल वेव दो तरह की होती है, दो प्रकार की होते हैं। दे आर दी टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल। तो जरा हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की बात करने से पहले आपको हम साउंड वेव्स दिखा दें एक बार होती कैसी है। सी, ये देखिए, ये वेव होती है ना। जैसे उधर एक दीवार है, एक रस्सी उसमें बांध दी है, यहां से आपने पकड़ा और उसको जब एक झटका मारा तो वो वेव ऐसे ऐसे फॉर्म हुई। इसी को तरंग कहते हैं, वेव कहते हैं हम। ठीक, यहां पे हम इसकी बना देते हैं मीन पोजीशन, है ना। देखिए, ये इसका विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये स्पीड हो गई वेव की,
है ना। चलिए, इसको मैंने यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि जो हम आज बताने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं, वो है ट्रांसवर्स वेव। और इस वेव का मतलब क्या है, जब पार्टिकल परपेंडिकुलर ट्रेवल करे, जब पार्टिकल, ये सब 90 डिग्री एंगल पे बन रहे हैं, ठीक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, अधिकतम विस्थापन, तो उस तरंग को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, उस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर ट्रेवल करे तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, पहली बात। ठीक, दूसरी चीज, पहला क्वेश्चन हो गया, इससे यही पूछता है परपेंडिकुलर की पैरेलल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसवर्स वेव किस में होती है, किस माध्यम में, तो ये सॉलिड में होती है और लिक्विड में। ठीक, ये गैस में, जिसे आप वेपर भी कहते हो, नहीं होती। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में ही होगी, गैस और वेपर में नहीं होंगी। ठीक, नेक्स्ट चीज, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब इस ट्रांसवर्स वेव को देखें तो ये जो मैंने लिया है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक, अधिकतम विस्थापन, ये कहलाता है आपका आयाम, एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है, आयाम। इसका मतलब द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको आप आयाम कहते हैं। तो इसका मतलब है एक कंपन में, एक वाइब्रेशन साइकिल में अगर जितना पार्टिकल अधिकतम विस्थापन करता है उसको हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। ठीक, तो इस आयाम को समझने के लिए थोड़ा हम लोग फिर से एक बार एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं वेव का। ये देखिए, और इसको अगर हम देखें तो ये है इसका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये है पार्टिकल का मैक्सिमम विस्थापन, ठीक, अधिकतम, चाहे नीचे हो मीन पोजीशन के, चाहे ऊपर हो। तो इसी मैक्सिमम विस्थापन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये चाहे ऊपर लें हम या नीचे लें, ये एम्पलीट्यूड ही कहलाता है। अगर मीन पोजीशन के ऊपर होगा तो ये प्लस में एम्पलीट्यूड है, मीन पोजीशन के नीचे होगा तो ये एम्पलीट्यूड माइनस में है। ठीक, ये एम्पलीट्यूड बहुत पूछता है। दूसरी चीज, ट्रांसवर्स वेव में मीन पोजीशन के ऊपर जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल के बीच में, जिसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को आप तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यानी वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। ठीक, तरंगदैर्घ्य। एक और बना लीजिए, ये जिसे आप लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। किससे बनाते हैं, डिनोट करते हैं, लैम्ब्डा। लैम्ब्डा से, ठीक, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एयरफोर्स में कि लैम्ब्डा क्या होता है, दो सक्सेसिव, लगातार क्रस्ट में या ट्रफ में के बीच की दूरी को ही वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये क्या है, ये मीन पोजीशन के ऊपर है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक, रेंज। और ये गति यानी ट्रफ, इसको क्या कहते हैं, ट्रफ, गति। ठीक, तो दो लगातार क्रस्ट रेंथ में, दो लगातार ट्रफ गत्र में की बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक,
अब वेवलेंथ की बात हो गई, आयाम की बात हो गई, एम्पलीट्यूड की बात हो गई। अगर आपसे कोई बोलता है एक वाइब्रेशन, ये एग्जाम क्वेश्चन आता है, एक वाइब्रेशन होता क्या है, ठीक, एक ऑसिलेशन क्या होता है, ये सबका शब्द का मतलब एक ही होता है। एक वाइब्रेशन का मतलब है 360 डिग्री रोटेट होना। ये रेडियन वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि एक वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, ठीक, क्या आता है कि वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। एक वाइब्रेशन में किसके बराबर है, ये बराबर होता है पाई के। किसके बराबर होता है, पाई के। पाई का मतलब है 180 डिग्री, ठीक। तो पूरी कंप्लीट साइकिल को क्या बोलेंगे, 2 पाई। क्या बोलेंगे, 2 पाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो अगर आपसे कंप्लीट साइकिल पूछे, एक वन वाइब्रेशन साइकिल पूछे पूरी, वन कंप्लीट वाइब्रेशन साइकिल, तो आप कितना बताओगे, 2 पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 2 इंटू 180 360 डिग्री, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे वो साइकिल कंप्लीट कैसे दिखेगी, ये रही पहली शुरुआत की 180 डिग्री, ठीक। ये देखो एंगल 90 डिग्री ऐसा हो ना, ये 90 डिग्री इधर, ये 90, स्ट्रेट एंगल 180। सेम यही चीज यहां से ये 180, ये 180, 180 180 360 डिग्री, तो एक कंप्लीट साइकिल हो गई। तो दिस इज द वन कंप्लीट साइकिल। और इसी कंप्लीट साइकिल को ही क्या बोलते हैं हम, वन वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन वाइब्रेशन। ये रहा आपका 180 और ये रहा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन एफ में बहुत आता है कि वन वाइब्रेशन साइकिल इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई 360 डिग्री, ठीक। तो इसे वो डायरेक्ट 360 डिग्री करके नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि आप डायरेक्टली तुरंत गेस कर लोगे, तो वो रेडियन में देता है, पाई में देता है। पाई क्या है, रेडियन कहलाता है, ठीक, जिससे कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो, ठीक। और क्या कर सकता है इसको, और ऐसे दे सकता है 72 डिग्री अपॉन, ठीक, 2 इंटू 360 डिग्री, क्या। तो ये वैल्यू थोड़ी बदलता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो आप, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गई साइकिल की बात, आयाम के एम्पलीट्यूड की बात हो गई, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ की बात हो गई, वृत्त क्षेत्र की बात हो गई, क्रस्ट रफ की बात हो गई, सॉलिड लिक्विड की बात कर ली। सारे क्वेश्चन हमने ट्रांसफर वेव से कलेक्ट कर लिए अपने, है ना। चलिए, इसके बाद जो पूछता है वो आपसे पूछता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। क्या पूछता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है क्या। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में जितना कंपन हो जाए माध्यम में, उसे हम आवृत्ति कहते हैं। मेरी बात को सुनना, मैंने क्या क्या, द वाइब्रेशन कैन बी डन इन 1 सेकेंड, द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैन बी डन इन अ 1 सेकेंड, इट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। जितने भी कंपन एक सेकंड में हो जाए उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं V से। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर हम लोग बनाएं, देखिए, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, V से फ्रीक्वेंसी होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/t टाइम पीरियड, जिसकी यूनिट क्या होती है 1 सेकेंड, यानी पर सेकेंड। और हर्ट्ज साइंटिस्ट ने दिया था, तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज भी होती है, Hz, ठीक। पहली बात, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैन बी डन इन 1 सेकेंड, इट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, ठीक। फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड एक चीज और आती है, आवृत्त काल, यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, आवृत्त काल। क्या है ये, आवृत्त काल का मतलब है t इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। ये इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक कंपन होने में लगे समय को, कुल समय को हम क्या कहते हैं, आवृत्त काल कहते हैं। एक कंपन होने में लगे समय को हम आवृत्त काल कहते हैं।
एक कंपन का मतलब ऐसे, ये है एक कंपन, वन वाइब्रेशन, वन साइकिल, वन ऑसिलेशन। तो एक कंपन होने में जो कुल समय लगता है उसको हम आवृत्तकाल कहते हैं, यानी टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात आपकी। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है ना, यूनिट पर सेकंड होती है। यहाँ टाइम पीरियड के लिए इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी सेकंड और पर हर्ट्ज, पर हर्ट्ज। क्लियर हुई बात है, समझ में आ रहा है? चलिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए अभी तक। ठीक, वेव्स के बारे में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एयरफोर्स में पूछता ही पूछता है। ठीक, इसको आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, एकदम बेसिक चीज आपको बताइए कि आपका एकदम बेस क्लियर हो तरंग को लेके, वेव को लेके, कि कहां से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है ना। चलो बात कर लेते हैं तरंग दैर्घ्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात, जो हमारा आज का आखिरी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तरंग दैर्घ्य तरंगे, जो कंपन वाइब्रेशन पैरेलल हो उसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। पैरेलल वाइब्रेशन, जब कोई वेव पैरेलल वाइब्रेट करती है उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे कि कुछ पार्टिकल्स ले लिए हमने, अब ये कंपन, ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलर के अलावा ऐसे हो, पर पैरेलल हो, ठीक ऐसे, ठीक कुछ इस तरह। देखिए ये है पैरेलल मार्कर, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे। ये जो पैरेलल वाइब्रेट करती है इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। पहली बात, ये किस में होती है, ये तीनों माध्यम में होती है, सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैस यानी वेपर में भी होती है। उसमें क्रस्ट ट्रफ था, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम गैस के फॉर्म में समझते हैं, कोई सॉलिड लिक्विड था, है ना, यहाँ समझते हैं। यहाँ अगर हम ट्रांसवर्स वेव की चीज़ें गैसेस में समझें, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन और इसको बोलते हैं हम रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। तो लॉन्गिट्यूड में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। कंप्रेशन का मतलब होता है जहां ज्यादा से ज्यादा बल लगेगा उस कण को, पार्टिकल को अलग करने में। तो कंप्रेशन में दाब कैसा होता है, ज्यादा होता है, हाई प्रेशर, और रेयरफैक्शन में दाब कम होता है, लो प्रेशर। ठीक, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है एयरफोर्स के कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन किस में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव तरंग दैर्घ्य तरंगे में। कंप्रेशन में प्रेशर दाब ज्यादा होता है कि कम होता है, ज्यादा होता है। रेयरफैक्शन में कम होता है कि ज्यादा होता है, कम होता है। ठीक, ये था पूरे तरंगे में, पूरा वेव का आज का हमारा कॉन्सेप्ट। और ये जो आप पूरा लेक्चर देखोगे इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वेव से रिलेटेड। ठीक, आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।